Hey guys, once again, welcome back to my channel. Let's crack government exams. तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी सिगमंड फ्रॉइड की साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हम साइको एनालिटिक थ्योरी या साइको डायनेमिक थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने थोड़ी सी आपको सिगमंड फ्रॉइड क्या कहते हैं माइंड के बारे में, जो माइंड के टाइप्स बताए हैं सिगमंड फ्रॉइड ने, उनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इद क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में चर्चा भी की थी। तो आज की भी जो हमारी वीडियो होने वाली है वो सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो है उसको ही हम कंटिन्यू करेंगे आज की भी इस वीडियो में। तो दोस्तों हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहे। आप चाहे तो साथ ही साथ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे तो साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल लगती है दोस्तों तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। So without wasting our time, let us continue our topic that is also based on Sigmund Freud psychosexual development theory. तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं लिबिडो से। लिबिडो एक टर्म थी जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। सिगमंड फ्रॉइड इसके बारे में क्या कहती है? लिबिडो इज अ पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस ब्रेन। सबसे पहले तो ये है कि लिबिडो जो है हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन के अंदर ही एक मौजूद एक हिस्सा होती है। बेसिकली क्या है लिबिडो? एक तरह की ऐसी ड्राइव, एक अर्ज कह सकते हैं, चाहत, एक ऐसी एनर्जी जो कि सबके अंदर पाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप की अर्जेस आपके अंदर हो सकती है, डिफरेंट टाइप की ड्राइव्स, एनर्जी आपके अंदर पाई जा सकती है, जिनके बारे में हो सकता है आपको पता हो या हो सकता है आपको ना भी पता हो, पर वो हम सबके अंदर एग्जिस्ट करती ही करती है। जैसे एग्जाम्पल है इसका सेक्सुअल अर्ज जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया। आई होप दोस्तों आपको लिबिडो समझ आ गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक टर्म दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने, फिक्सेशन। तो फिक्सेशन को स्टेग्नेशन या स्टेबिलिटी भी कहा जाता है। फिक्सेशन यानी एक रुकाव कह सकते हैं आप। तो ये रुकाव कब आ जाता है? दो अवस्थाओं में रुकाव जो है, फिक्सेशन जो है वो हो सकती है। एक जो है आपकी जो नीड्स है वो यानी कि फुलफिल नहीं हो पाई, उस अवस्था में आपकी जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो पाई। और दूसरा ये है कि जब आपकी अवस्थाएं बहुत ज्यादा फुलफिल हो गई तब भी आपका रुकाव जो है, फिक्सेशन जो है वो हो सकती है। जैसे कि हम एग्जांपल ले कि आपकी जब कोई नीड पूरी नहीं हो पाई, मान लीजिए बच्चा छोटा है, उसको मिल्क वगैरह नहीं मिल पाता, तो जब बड़ा हुआ तो वो अभी भी अपने मुंह के अंदर अंगूठा डाल के रखता है, क्योंकि उसकी बचपन से आदत बनी हुई है कि जब उसको मिल्क नहीं मिलेगा तो वो अपने मुंह में अंगूठा डाल लेता है। बड़ा हुआ तब भी उसकी ये आदत बनी रही, मतलब उसकी फिक्सेशन हो गई। उसकी पहले वाली ही, यानी जैसे उसकी आदत थी वैसी ही उसकी आदत अभी भी बनी रही, मतलब उसकी फिक्सेशन हो गई। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जब आपकी कोई नीड है वो ओवर फुलफिल हो गई, तब भी आप जो है फिक्स हो जाएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको बचपन से ही अपने टॉय के साथ या अपने टेडी बियर के साथ या किसी के साथ भी टॉय के साथ सोने में मजा आता है, मतलब उसके बिना वो सो नहीं सकता। तो जब बड़ा हुआ उस वो तब भी उसकी फिक्सेशन हो गई, मतलब अभी भी अगर वो उसके पास टॉय नहीं है तो बच्चे को नींद नहीं आएगी। मतलब एक तरह से क्या हो गया, एक फिक्सेशन हो गई है बच्चे की। जब बच्चे की नीड जो है या तो फुलफिल ना हो या बहुत ज्यादा फुलफिल हो जाए तब ये फिक्सेशन जो है वो होती है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि 5 स्टेजेस हैं सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिकल थ्योरी में, जिनको हम OAPLG कह सकते हैं। इनका मतलब क्या है? O फॉर ओरल, A फॉर एनल, P फॉर फेलिक, L फॉर लेटेंसी एंड G फॉर जेनाइटल। ये 5 स्टेजेस जो है इसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड जो है अपनी थ्योरी में चर्चा करते हैं। बताते हैं दोस्तों इनके बारे में क्या है। सबसे पहले आती है ओरल स्टेज। दोस्तों ये जो ओरल स्टेज होती है सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं ये 0 to 1 years तक होती है। इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज बच्चा करता है जो कि माउथ से रिलेटेड होती है, जो कि बच्चे के मुंह से रिलेटेड होती है। जैसे कि बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, बच्चे को प्लेजर मिलता है अपने थंब को सक करने में, अपने लिप्स को सक करने में, चूसने में। तो ये जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे ने अपने मुंह में चम्मच डाल रखी है और उसको एक प्लेजर मिल रहा है, एक डिलाइट मिल रहा है, एक मजा आ रहा है। तो ओरल स्टेज वही होती है जब बच्चा जो है माउथ से रिलेटेड एक्टिविटी करता है, और ये स्टेज जो है 0 to 1 years तक होती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेज होती है एनल स्टेज। एनल स्टेज जो होती है दोस्तों 1 to 3 years में होती है। इसमें क्या है, बच्चे को एनल रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है, एनस रिलेटेड एक्टिविटीज जो होती है उनको करने में मतलब मजा भी आता है और वो उनको कंट्रोल करना भी शुरू करता है। जैसे बच्चा जो है अपना टॉयलेट वगैरह, अपनी पोटी वगैरह कंट्रोल करना शुरू करता है इस स्टेज में। 1 to 3 years तक ये स्टेज होती है
तो सिगमंड फ्रॉइड ऐसा मानते हैं कि बच्चे जो है अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू करते हैं इस स्टेज पे। एक इम्पॉर्टेंट फीचर इस स्टेज का होता है टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब अगर बच्चे को टॉयलेट वगैरह आता है, पॉटी वगैरह आती है, तो वो बताने लग जाता है इस स्टेज में। यही होती है दोस्तों हमारी एनल स्टेज, जैसा कि सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में बताया है। नेक्स्ट आ जाती है दोस्तों हमारी फेलिक स्टेज। तो दोस्तों ये जो फेलिक स्टेज होती है ये बेसिकली होती है 3 to 6 ईयर्स तक। फेलिक स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताए हैं सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी ने, उसके ऊपर बात करते हैं। जो फेलिक स्टेज होती है उसके अंदर बच्चा जो है उसको प्लेजर मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं द चाइल्ड गेट प्लेजर बाय टचिंग हिज हर जेनाइटल, मतलब उसके जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं बच्चे के, उसको टच करने में बच्चे को जो है एक प्लेजर मिलता है, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड मानते हैं। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं सिगमंड फ्रॉइड ने। ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है इस एज में बच्चे के अंदर डेवलप होता है। तो ये ओडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है मतलब मेल चाइल्ड का अपनी माता के प्रति या अपनी मम्मी के प्रति रुझान होना, अट्रैक्शन होना, लव होना, वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहलाता है। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसका अपोजिट है, मतलब फीमेल चाइल्ड का, लड़की का अपने पिता के प्रति अट्रैक्शन होना, रुझान होना, वो होता है हमारा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ये दोस्तों फेलिक्स स्टेज के अंदर सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताई गई चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो है दोस्तों वो होती है 6 to 12 ईयर्स। ये एक कॉमन स्टेज है जिसे आप लेटर चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या अर्ली चाइल्डहुड के नाम से भी जानते हैं। लेटेंसी स्टेज बेसिकली क्या होता है, जब बच्चा अपने स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज में, अपने स्कूल के कामों में, अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है, वो स्टेज होती है दोस्तों लेटेंसी स्टेज। तो जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर बच्चे जो है स्कूल रिलेटेड एक्टिविटीज में ही बिजी हैं। तो ये है दोस्तों लेटेंसी स्टेज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। नेक्स्ट होती है दोस्तों लास्ट स्टेज जेनाइटल स्टेज, जो कि होती है 14 to 15 ईयर से डेथ तक। अब इसके अंदर क्या बताते हैं सिगमंड फ्रॉइड? सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि इस एज में बच्चे का जो इंडिविजुअल डेवलप इंटरेस्ट इन अपोजिट सेक्स और जेंडर, मतलब बच्चे का जो रुझान है या किसी भी इंडिविजुअल का रुझान जो है वो अपोजिट जेंडर की तरफ बढ़ने लग जाता है इस अवस्था में। तो ये 14-15 से स्टार्ट होती है एंड ये डेथ तक चलती है। तो ये ऐसी अवस्था है जब बच्चे का रुझान जो है वो अपोजिट जेंडर की तरफ होने लग जाता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। तो आई होप दोस्तों आपको सिगमंड फ्रॉइड की जो 5 स्टेजेस हैं वो अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिगमंड फ्रॉइड की जो थ्योरी इन्होंने दी उसकी काफी ज्यादा आलोचना भी की गई, उसकी कई सारे क्रिटिसिज्म बताए गए अलग अलग फिलोसफर्स के द्वारा। तो वो क्या थे उनके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड के जो क्रिटिसिज्म थे, सबसे पहला ये था कि जो सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी दी वो उनकी पूरी थ्योरी अपनी ही रिसर्च के ऊपर बेस्ड थी, मतलब उन्होंने अपने ही पेशेंट्स के ऊपर रिसर्च करी और अपने ही मुताबिक अपनी थ्योरी को डिजाइन किया और बाद में अपनी एक जो साइको एनालिटिक थ्योरी थी उसको दिया। पर उनकी थ्योरी के अंदर बाकी किसी और साइकोलॉजिस्ट वगैरह के व्यूज वगैरह या कुछ नए आइडियाज वो कुछ भी इंक्लूड नहीं थे। सिर्फ उनके पेशेंट के ऊपर जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सिर्फ उनके ही आधार पर उनकी थ्योरी बेस्ड थी। तो पहली आलोचना उनकी ये की गई। दूसरी उनकी आलोचना ये की गई कि उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी की बात अपनी थ्योरी में की है। तो मतलब अभी जैसे कि हमने स्टेजेस में भी देखा और उससे पहले भी हमने लिबिडो के अंदर देखा कि उन्होंने बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी की बात कर रखी है। तो इस बात पर भी बहुत ज्यादा उनकी आलोचना की गई सिगमंड फ्रॉइड की। इसके अलावा एक और जो आलोचना की गई, क्रिटिसिज्म किया गया सिगमंड फ्रॉइड का, वो था कि उन्होंने एनवायरनमेंट को महत्व बिल्कुल नहीं दिया। मतलब हेरिडिटी के जेनेटिक कंसेप्ट को उन्होंने काफी ज्यादा महत्व दिया पर एनवायरनमेंट को उन्होंने काफी ज्यादा इग्नोर किया। और हम ऐसा मानते हैं कि एक बच्चे के डेवलपमेंट में हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों ही बराबर रोल प्ले करती हैं। तो सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी में कहीं पर भी एनवायरनमेंट के रोल की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी या जीन्स वगैरह इनकी ही बात की है। तो ये 3 क्रिटिसिज्म बेसिकली हमारे सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के देखे गए। तो आई होप दोस्तों ये थी हमारी पूरी सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को जो है पॉज करके और 2-3 बार अच्छे से सुन सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज हमने सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो है खत्म कर दी है। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए कंसेप्ट के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।